मार्च में लगभग 20 दिन पहले मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया और स्वास्थ्य कुछ ऐसा ख़राब हुआ कि बहुत अत्यधिक मात्रा में मतलब खून की उल्टियाँ हो रही हैं। तो 2 वीक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पता नहीं हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो दीदी ने बोला नहीं आपको अब घर जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा तबीयत देते हैं जैसे ये रहेंगे। फिर जैसे तैसे खुद को संभाला। लास्ट वीक में तो ऐसा लग रहा था ठीक है अब दे देते हैं जितना। पहले मैं वेब सीरीज़ देख रहा रात में फिर, लेकिन मेरे को ये मालूम था कि मेरे को पढ़ना है। तो आपकी जो हॉबी होती है, पसंद होते हैं, वो सब कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। क्या है कि जो आपने शेड्यूल बनाया है ना उसको कंप्लीट कीजिए, प्लान किया है उसको कंप्लीट करना है, मेरे को इतना सिलेबस, फिर बाकी जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए। 3 स्टेज होते हैं जो मुझे याद आ गया। पहला तो खुद को समझना होता है कि हम क्या कर सकते हैं वाली चीज़। दूसरी चीज़ सिलेबस को कैसे करना है और फिर प्लान करिए। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर आप डील करते हैं। सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप किस राह से जा रहे हैं, आपका लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं वो इम्पोर्टेंट। सक्सेस के पहले यही होता है कि 9 तारीख के पहले तक ऐसा था कि कौन है दीपक, क्या है दीपक, और 9 तारीख के बाद अरे दीपक क्या बात है, मतलब हमको पूर्ण विश्वास था कि तुम कर सकते हो। तो ये बातें होती है, लेकिन ऐसा है कि आप जब कुछ नहीं होते तब जो लोग साथ होते हैं ना, और जब आप सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जो लोग साथ होते हैं मतलब, तो उनमें आपको समझ में आना चाहिए। रखिए अपने अंदर ना एक आग रखिए। फेलियर के बाद जो आग होती है ना उसको ना फ्यूल बनाइए आगे जाने के लिए, तो वो आगे तक आपको ले जाएगा और सफलता प्राप्त होगी। आप निराश मत होइए, आप मिल जाएगी। देर है बट अंधेर नहीं है, वो वाली चीज़ होती है। और सफलता वक्त मांगती है, इस बात का भी ध्यान रखिए, और एक ना एक दिन आपको सफलता। एवरीवन, मेरा नाम कुमार अर्जुन यादव है। हमारे चैनल द कुमार अर्जुन पीएससी वाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक और नया वीडियो, जिसमें एक और नया संघर्ष, नई कहानी आपको बताएंगे। हमारे सामने दीपक सर, जिनका सिलेक्शन अभी डीएसपी के पद पर हुआ है, तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने तैयारी कैसी की, उनकी जर्नी क्या क्या कैसी रही, क्या क्या लाइफ में स्ट्रगल किया, सारा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, तैयारी के दौरान किन किन फेज़ों को का सामना करना पड़ता है, सारा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए हम सर से उनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। दीपक सिंह मरावी है और मैं डिंडौरी ज़िले के सहपरा तहसील के पास एक गांव है मंगेला, उधर का रहने वाला हूं। और मैंने जो बेसिक स्तर पर स्कूली शिक्षा है वो सहपरा से ही पूरी की है, और उसके बाद मैंने ग्वालियर से MITS ग्वालियर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, और उसके बाद से ही मैं तैयारी कर रहा हूँ PSC की। सर कब से आप PSC का तैयारी कर रहे हैं? मैं जुलाई 2019 से प्रॉपर PSC के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और जिसमें मेरा 2019 जो है वो पहला अटैम्प्ट था और 2020 दूसरा अटैम्प्ट था। लेकिन अगर देखा जाए तो इंटरव्यू के हिसाब से पहला 2020 में, और जिसमें मेरा सिलेक्शन DSP पे हुआ है। आपने चुनाव कैसे किया कि आपको PSC में जाना है, मतलब कोई रीज़न होगा या फिर कैसे? क्या है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, तो मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और शासकीय कर्मचारी होने के दृष्टिकोण से मेरा जो लगाव है हमेशा से कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रहता है। आपको पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है, बट कॉलेज के दौरान मैंने फाइंड आउट किया कि क्या करना है मुझे लाइफ में। और उस वक्त मैंने ये सोचा कि लाइफ में जो भी करना है ना उस पर अपना 100% दे सकते हैं, तभी वो क्षेत्र चुनना है अपने को और उसी फील्ड में अपने को काम करना है। तो तब मैंने सोचा कॉलेज कंप्लीट होने के बाद कि चलो ठीक है, PSC मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ और अपना 100% दे सकता हूँ। तैयारी के दौरान आपने जो कई सारे एस्पिरेंट को संशय रहता है कि हमें प्रीलिम्स पहले करना चाहिए, मेंस पहले करना चाहिए, तो थोड़ा सा उनको स्ट्रेटजी बताइए कि आपने किस तरीके से स्टार्ट किया था। क्या है कि 2019 में जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो उस समय बहुत था, मतलब उस समय नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो मैंने जो है प्री पहले तैयार किया था। पहले प्री तैयार किया और फिर मेंस तैयार किया। तो मेरी स्ट्रेटजी ऐसी थी क्योंकि समय बहुत था मेरे पास, लेकिन मेरा मानना है कि मेंस और प्री की तैयारी एक साथ होती है। मतलब मेंस इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के साथ साथ ही प्री की तैयारी की जाती है। कि मेंस अपन दिन भर दे रहे तो 2-3 घंटे प्री को देते हैं। एक समय निर्धारित किया जाता है कि आपको कब, आपका एक लक्ष्य क्या है। जैसे अभी मेंस है 2022 वाला, तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको मेंस कैसे करना है, या जिनका मेंस नहीं है प्री है तो हम मेंस के साथ साथ प्री कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा निर्धारित करना होता है। कि जो जर्नी है उसके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी जब सर से मिला तो सर ने उनकी जर्नी के बारे में बताया। काफ़ी स्ट्रगल भरी जो जर्नी रही है, तो उसके बारे में आपको ये जर्नी ज़रूर सुनना चाहिए, इससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो सर आपकी जो जर्नी, जो स्कूलिंग के बाद आपने चुनाव किया, मतलब ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज का, तो उस दौरान क्या क्या फेस? तो मैंने जुलाई 2019 में शुरू की थी प्रिपरेशन। 6-7 महीने मैंने प्रिपरेशन करी,
2019 में 12 जनवरी को पेपर हुआ। प्री में अंदाज़ा हो गया था कि निकल जाएगा। उसके बाद हमने मेंस की कोचिंग 1-1.5 महीने करी, फिर कोरोना आ गया जिसके कारण फिर हम घर चले गए और एक मिडिल क्लास की तरह हम भी घर गए। घर पे कुछ काम चल रहा था, घर बना रहे थे एक्चुअली हम लोग, तो उस काम में मैं लग गया। उस दौरान मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करी। ऑनलाइन सुविधा थी लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं करी। उसके बाद 26 तारीख को रिज़ल्ट आता है, 31 तारीख को मैं इंदौर आता हूँ और फिर मैं मेंस की तैयारी करता हूँ। तो जो मेरे पास नोट्स थे, जिसकी मैंने कोचिंग नहीं करी, कहीं मतलब पढ़ाई नहीं करी, तो खुद से ही मैंने नोट्स से ही 3 महीने का समय था, तो मैं अपनी सिस्टर के साथ तैयारी करता था। तो हम तीनों ने 3 महीने में पूरी तैयारी करी और जो तैयारी थी तो मार्च में पेपर था। तो मार्च में लगभग 20 दिन पहले मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो गया और स्वास्थ्य कुछ ऐसा ख़राब हुआ कि बहुत अत्यधिक मात्रा में मतलब खून की उल्टियाँ हो रही हैं। तो 2 वीक जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूशियल थे। तैयारी छूट गई थी, बहुत ज़्यादा हेल्थ को हो गया था। फिर लग रहा था पता नहीं हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो दीदी ने बोला नहीं, आपको अब घर जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा तबीयत देते हैं जैसे ये रहेंगे। फिर जैसे तैसे खुद को संभाला। लास्ट वीक में तो ऐसा लग रहा था ठीक है अब दे देते हैं जितना है। सब कुछ रिवाइज़ किया, शॉर्ट नोट्स मैंने पहले बना लिए थे जिसका फ़ायदा हुआ, तो मैंने सब कुछ रिवाइज़ किया। उसके बाद पेपर दिया और जब रिज़ल्ट आता है तो उसका परिणाम बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसे लगातार ये प्रक्रिया चलती रही मेरी। और मेंस के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे याद है कि सेकेंड पेपर था, तो सेकेंड पेपर में मैथ्स लगाया हुआ था मैंने। तो उस समय बहुत समय 1-1 मिनट कीमती होता है। पेपर दे के आए सेकेंड पेपर, हमारे मैथ्स वाले ने छोड़ के चला गया। मतलब उस समय होली का त्यौहार था, उसके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं था, वो चला गया। अब क्या करें। तो लास्ट के जो पेपर थे उसमें हम सुबह भी खाना खुद ही बनाना, शाम को भी, तो उसके साथ साथ पढ़ाई करी। तो ये वो थोड़ा सा मतलब समस्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा होता है कि व्यवधान उत्पन्न होता है, लेकिन उसको कैसे डील करना है, कई व्यवधान हो सकते हैं। तो उसमें से एक व्यवधान ये भी था, तो मैंने उसको वहाँ डील किया हम दोनों ने, और फिर उस दौरान भी पेपर दिया और बहुत अच्छा पेपर गया। तो जिसका परिणाम है कि उसमें भी इंटरव्यू कॉल है अभी। तो सर आपको उम्मीद थी कि इससे भी अच्छा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ उम्मीद था आपको कि मेरा चयन हो जाएगा? एक्चुअली मुझे ना 2019 से ज़्यादा उम्मीद थी। 2020 का जो पेपर है मैंने उतना मतलब मेहनत करके नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। मैं और चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने मेंस में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करी। वो मेहनत मेरी 2019 की मेहनत का ही परिणाम है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आपकी ना प्रिपरेशन एक बार होती है, बाद में फिर आप रिवाइज़ करते हैं हर चीज़ को। एक बार प्रिपरेशन हो जाती है, फिर उस चीज़ को आप रिवाइज़ करते जाते हैं और वही आपका परिणाम बनता है। 2020 में भी यही हुआ, हमने पढ़ाई नहीं करी। मई 2020 में प्रॉपर जो है इंटरव्यू का कॉल आ गया था कि इंटरव्यू होने वाला है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च हम तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, हमारी पूरी प्रिपरेशन मॉक दे रहे हैं सब जगह। फिर क्या होता है कि नहीं होना है, अब मतलब इंटरव्यू नहीं होना है। उसके बाद फिर मेंस देना था। क्या करते, कुछ यूनिट भी नए आ गए थे, हमने कुछ नहीं, नोट्स जो पहले के थे उन्हीं को उठाया और पढ़ लिया और दे दिया। वो उतना सीरियस नहीं थे हम उस वक्त। और थर्ड पेपर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो कहीं ना कहीं मैंने उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लिया था अपना, क्योंकि 2019 से ही देख के समझ में आ गया था कि थर्ड पेपर ही आपको इन करेगा या आउट करेगा। तो उस दौरान मैंने तैयारी करी और उसी का परिणाम है। और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरा इंटरव्यू कॉल होगा, लेकिन जब इंटरव्यू कॉल आया तो मुझे लगा कि मुझे 2020 में और ज़्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपना दे सकता हूँ और 100%, लेकिन मैंने नहीं दिया। फिर इंटरव्यू आया और इंटरव्यू में मैंने बहुत मेहनत करी और इंटरव्यू में ये हुआ कि मेरे 150 नंबर आए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक बेहतर नंबर है, सम्मानजनक नंबर। जैसे आपने बताया कि आपको 150 नंबर मिले, जो कि बहुत नामुमकिन है, बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो आपका ऐसा क्या वहाँ पे आपसे पूछा गया और आपने किस तरीके से इंटरव्यू को डील किया? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इंटरव्यू के लिए एक तो वो व्यक्तित्व का परीक्षण है, तो उसमें आपकी विनम्रता, सहजता, ऐसी जो बातें होती हैं वो देखी जाती हैं वहाँ पे। वो ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता। आप वहाँ कितने ही ज्ञानवान बन के चले आए, आपका वहाँ महत्व नहीं होता है, क्योंकि आपसे ज्ञानवान वहाँ बैठे हैं। तो वहाँ ज्ञान का प्रदर्शन करने की अपेक्षा आपके व्यक्तित्व का परीक्षण ही करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर का बोर्ड था, 5 मेंबर थे वहाँ पे, तो सभी ने बहुत विस्तृत पूछा मुझसे, सभी क्षेत्र से प्रश्न हुए। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं नॉर्मल फॉर्मल पहन के गया था, पैंट शर्ट पहन के गया था मैं, और बाकी सब ब्लेज़र, ये सब प्रकार के व्यक्ति आते हैं, सब अपना अपना पहन के आते हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ में कंफर्ट हूँ, जिसमें मुझे सहज महसूस हो रहा है, मैं वो पहन के गया। तो लास्ट जो क्वेश्चन था इंटरव्यू में, तो सर ने मुझसे, मेहरा सर ने पूछा कि बाकी सब कोट पैंट पहन के आ रहे हैं, तो आप पैंट शर्ट पहन के आए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जो कोट पैंट पहन के आता है उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ऐसा बाहर बातें चलती है। तो सर ने बोला ऐसा क्यों है कि आप पहन के नहीं आए? तो इसका मैंने उत्तर दिया कि सर यहाँ पे व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है, ना कि वेशभूषा का परीक्षण हो रहा है।
फिर एक दूसरे सर थे, उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है तो अधिकारी लोग तो पहनते हैं, फिर वो गलत है क्या? तो मैंने कहा सर कि मानता हूँ अधिकारी लोग पहनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड जो होता है, अगर इतना आवश्यक होता तो एडमिट कार्ड में आप इस वेशभूषा का भी उल्लेख कर देते। तो एक और सर थे, उन्होंने बोला हाँ सही बात है। तो मेरा मानना यही था कि वहाँ पे पर्सनालिटी का उन्होंने व्यक्तित्व का परीक्षण किया मेरे, क्योंकि नॉलेज तो परीक्षण कर चुके थे, फिर उन्होंने जो लास्ट था वो व्यक्तित्व का परीक्षण था, तो उसका मैंने बहुत सहजता से उत्तर दिया। और मुझे लगता है वही एक वजह है जो जिसमें मेरे को 150 नंबर उन्होंने दिए, क्योंकि नॉलेज तो हर किसी के पास होता है, व्यक्तित्व की वहाँ पे परीक्षण है और उसमें आप बेहतर कैसे दे सकते हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट होता है। एक्चुअली अभी 2019 में जिनका इंटरव्यू है तो उनको एक्चुअली मेरा भी ये इंटरव्यू है और बाकी लोगों का, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि डेफ पे ध्यान दीजिए। डेफ में आप जितना विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं और जितना अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा करंट अफेयर्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। और आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो अपने ज्ञान के अलावा ना अपने व्यक्तित्व को पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वहाँ पे आपकी विनम्रता देखी जाती है, आप सामने वाले को कैसे डील करते हैं वहाँ, क्योंकि आप एक स्टूडेंट के तौर पे नहीं जाते हैं, एक अधिकारी के इंटरव्यू के तौर पे जाते हैं कि जो सामने आ रहा है इसको हमको अधिकारी बनाना है। और जो सामने बैठे हैं ना, वो सिलेक्ट करने बैठे हैं। हमारे अंदर डर क्या होता है कि हमको भगा देंगे, हमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो डर रहता है, हर किसी में रहता है। लेकिन वो सिलेक्ट करने बैठे हैं और आपको ना औरों से बेहतर बनना है, सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना है। औरों से आप बेहतर कैसे हैं, 3 गुना लिए जाते हैं, उनसे आप कैसे बेहतर हैं, आपको ये प्रदर्शित करना है वहाँ पे। और अगर आपको ऐसा महसूस होता है वहाँ पे कि डर हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप कुछ से बात कीजिए जो आपके वहाँ पे बहुत सपोर्टिव हैं। मेरा इंटरव्यू था, मैंने इंटरव्यू जाने के पहले डर था, तो मैंने अपने सर को फ़ोन लगाया और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। मैंने कहा डर लग रहा है, क्या किया जाए? तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जाओ दे लो। तो मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था इंटरव्यू के पहले कि मेरे इतने बेहतर नंबर मिलेंगे, जो कि मुझे लगा कि जो क्वेश्चन पूछे उनके सही जवाब दिए मैंने, लेकिन पूरे उत्तर नहीं दिए। 60 से 70% मैंने उत्तर दिए, लेकिन लास्ट का जो था वो व्यक्तित्व का परीक्षण हुआ, तो उनकी नज़र में वो बेहतर होगा। मैं अभी भी नहीं कह सकता कि मेरा फिर से लिया जाए तो फिर से आ जाए इतने नंबर, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने समझा उस बात को, तो इसीलिए उन्होंने इतने नंबर दिए। जैसा कि सर जो मेंस है, मेंस के बारे में बात करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट का जो एक्चुअली देख सकते हैं मार्केट में काफ़ी सोर्सेस अवेलेबल है, वो चुनाव नहीं कर पाते कि हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए, किस कोचिंग से पढ़ना चाहिए। तो आपका क्या सुझाव है, किस तरह से आपको मेंस के जो बुक लिस्ट है वो किस प्रकार से चुनाव करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो सिलेबस सामने रखिए। सिलेबस के ओरिएंटेड आपको जो भी सोर्स मिलते हैं, चाहे वो नोट्स हों चाहे बुक्स हों, आप उससे पढ़ें। सिलेबस ओरिएंटेड ही पूछा जाता है और वही पूछा जाएगा। सिलेबस क्यों दिया है? पहले तो सिलेबस इतना विस्तार पूर्वक था, 2020 के में जब सिलेबस चेंज हुआ तो एक क्रम में दे दिया कि ये यूनिट से 30 नंबर ही पूछा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक मौका होता है जिसको हम ना आपदा का दे देते हैं, अवसर को आपदा बना देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। सिलेबस ओरिएंटेड आपके नोट्स होने चाहिए, फिर वो मटेरियल आप चाहे ऑनलाइन प्राप्त करें, बुक से प्राप्त करें या किसी नोट से प्राप्त करें। मैंने नोट से पढ़ा, मेरे पास क्योंकि समय नहीं था तो मैंने बुक से नहीं पढ़ा, मैंने नोट से ही पढ़े। तो एक चीज़ और इस पे कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन जो है ना, ये नहीं है कि नोट से ही होगा या बुक से होगा। एक भैया हैं अजीत मेरावी, तो हम पहले उन्हीं के साथ रहते थे, वो डिप्टी कलेक्टर बने हैं। तो वो भैया सिर्फ बुक से ही पढ़ा उन्होंने, उनका मेन माध्यम था कि बुक से ही मैं पढ़ूंगा, क्योंकि वो IIT से पढ़े हुए हैं, तो उनका ऐसा था कि बुक से ही मेरे को समझ में आता है। उन्होंने बुक से पढ़ा, मैंने नोट से पढ़ा, तो वो बुक से सिलेक्शन होकर DC बन गए, मैं नोट से पढ़ के DSP हो गया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उससे नहीं होगा, नोट से पढ़ रहे हैं। आपको जिसमें सहज हो रहे हैं, आप जिसमें आपको समझ में आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट, बस सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना ज़रूरी है, बस यही सबसे मेन बात है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा सर, जो सिविल सर्विसेज है इसमें मतलब बोलते रहते हैं कि यार इतना पढ़ना चाहिए, 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई बोलता है कि पूरा दिन, मतलब जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना बेनिफिट है। तो आपको क्या लगता है, कितना पढ़ते थे आप? आपका शेड्यूल शेयर करना। ऐसा लगता है कि टाइम ना डिपेंड नहीं करता, बात ये है सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट करें, चाहे वो जैसे करना हो। आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना होता है। मैंने वही किया, सुबह से पढ़ना होता है, सुबह से शाम तक का सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया, 8 घंटे में पूरा हो रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 6 घंटे में पूरा हो रहा है तो और अच्छी बात है। कोई समय निर्धारित नहीं होता। सिलेबस आप पर डे कितना पढ़ना है ये ज़रूरी है। आप प्लान बनाइए, प्लान को कंप्लीट कीजिए कि भाई इतना अचीव करना है, मेरे को अचीव कर लीजिए, फिर आप जो करना है वो कीजिए। मेरा तो ऐसा था कि प्री के टाइम पे मैं पढ़ता था 2019 में, तो मेरे को वेब सीरीज़ मूवी देखने का बहुत शौक़ है। तो पेपर के कुछ दिन पहले मैं वेब सीरीज़ देख रहा रात में, फिर लेकिन मेरे को ये मालूम था कि मेरे को पढ़ना है। तो आपकी जो हॉबी होती है, पसंद होते हैं, वो सब कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए।
क्या है कि जो आपने शेड्यूल बनाया है ना उसको कंप्लीट कीजिए, प्लान किया है उसको कंप्लीट करना है, मेरे को इतना सिलेबस, फिर बाकी जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। आपका शेड्यूल सर शेयर करना चाहेंगे, क्या शेड्यूल रहता था? मैं 5-6 बजे उठना होता है, वॉक करने जाता था मैं, और मेडिटेशन वो बहुत ज़रूरी होता है, वो करना ही चाहिए, मेरा ऐसा एडवाइस देता हूँ सबको। आप करते थे क्या? हाँ, बहुत ज़रूरी है, मतलब आप 1 मिनट भी बैठिए लेकिन बैठिए, क्या है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको बाद में समझ में आएगा। फिर वो 6-7 बजे अपन ने बैठा, फिर सुबह नाश्ता कर लिया 8 बजे, उसके बाद फिर वो बैठे 11 बजे तक। खाना मैं खुद बनाते हैं घर में, क्या है मेरे को बाहर का खाने का शौक़ नहीं है, तो मैं घर पे ही बना के खाता हूँ। तो फिर वो 11 बजे तक, फिर 11 से 12 खाना पीना नहाना जो भी है, उसके बाद फिर 1-2 बजे तक बैठे, फिर 2 बजे थोड़ा सा आराम किए, फिर उसके बाद फिर 3 बजे से 5 बजे या 6 बजे तक एक शेड्यूल होता है पढ़ने का। फिर चाय पीने निकल गए बाहर चाय पीने के बाद फिर आके 7 से 9 पढ़े, 9 बजे खाना पीना बनाया, उसके बाद आधा 1 घंटा में कंप्लीट करके 10 से 11 में थोड़ा और पढ़ लिया, उसके बाद फिर बस आराम। ये होता है, मतलब ये शेड्यूल ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन ऐसा है कि एक पर्टिकुलर मेंस के टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर मेंस के टाइम पे मेरा यही शेड्यूल था, क्योंकि समय जब कम होता है ना तो आपको लगता है कि कितना समय ना मिल जाए, और तो वो इंपॉर्टेंट होता है। मेंस का समय बस सीरियस हो जाइए, बाकी समय सीरियस ना हो ना कोई दिक्कत नहीं, मेंस के टाइम पे आपको सीरियस होना पड़ेगा, वहाँ एक एक समय कीमती है, एक एक मिनट कीमती है वहाँ पर। सर जैसे मेंस के दौरान आपके ऐसा कुछ भी हुआ कि पेपर के टाइम कुछ प्रश्न छूट जाते थे या टाइम कम पड़ता था, ऐसा आपको लगता था क्या? मेंस के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको आंसर राइटिंग की स्पीड है अपनी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर पेपर छूट रहा है आपका तो आप बाहर हो जाएंगे, लिख के मतलब ये लीजिए कि बाहर हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन सबसे नहीं आते वो किसी से नहीं आएंगे। 2020 में यही हुआ, वेस्पर आया, लूमिंग आई, जिससे नहीं बना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं तो सबसे नहीं बन रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो नहीं बनते हैं वही छूटते हैं मेरे। और कुछ हिस्ट्री का मैं कहना चाहूँगा, बाकी पेपर तो कंप्लीट हो जाते हैं, हिस्ट्री में मेरी हिस्ट्री उतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है, तो हिस्ट्री के 3 नंबर छूटते हैं मेरे, लेकिन उसका लोड नहीं लेना चाहिए कि मेरे छूट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। हर जो टॉपर वो फर्स्ट से लेके लीजिए किसी ना किसी के सब छूटता है, ऐसा कोई नहीं है जो कह देगा कि नहीं मेरा कुछ नहीं छूटा, तो ऐसा नहीं होता, छूटते हैं, उसकी टेंशन नहीं लीजिए, कितना आगे आप बेहतर कर सकते हैं वो देखिए उस चीज़ को। और सर एक और चीज़ सोशल मीडिया का पूछना चाहूँगा, इससे दूर थे या फिर इस पे एक्टिव थे आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है परीक्षा के दौरान, जो एग्ज़ाम के दौरान है, मैं दूर था। मुझे ये लगता है कि ना कि आप तैयारी करते हैं ना तो आपके लिए ज़रूरी क्या है, खाना पीना ज़रूरी है, खाएंगे पिएंगे, बाहर थोड़ा घूमना ज़रूरी है, वो करेंगे, जो उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ध्यान दीजिए। आपका पेपर है, 3 महीने बाद पेपर है, मान लो के बाद पेपर के लिए कितना ज़रूरी क्या क्या है वो कीजिए। तो सोशल मीडिया तो ये आजकल के वर्तमान में है कि भाई चलाना ज़रूरी है, बिना दोस्त के भी जीवन जिया जा सकता है। आप एक बार लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद दोस्ती यारी जितनी निभानी है कीजिए। मतलब एक दोस्त जो होता है ना, सच्चा दोस्त, वो समझता है कि मेरा दोस्त पढ़ रहा होगा तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता। तो मेरा एक दोस्त है ग्वालियर का नागेंद्र, वो मेरे को फ़ोन इसलिए नहीं करता था कि भाई पढ़ रहा होगा, और जब भी मैं फ़ोन करता था हाँ तुरंत उठा लेता था, हाँ भाई क्या हो गया कैसे। तो दोस्त ना समझते हैं उस चीज़ को, ये नहीं होता कि फ़ोन नहीं उठा रहा, क्यों नहीं उठा रहा तू इतना, ये सब नहीं होता, दोस्ती ये नहीं होती है। तो कुछ ना दोस्ती करो तो ऐसे ही करो। और फेसबुक, सोशल मीडिया, ये जो है ना, ये सब कहने की बातें हैं, ज़रूरी नहीं होता है। क्यों ज़रूरी है, उसमें क्या है, माँ बाप ज़रूरी हैं, आपकी फैमिली ज़रूरी है, फ़ोन लगा लीजिए, बात कर लीजिए। सोशल मीडिया तो आज की देन है ना, इतना आवश्यक नहीं है, इसके बिना भी रहा जा सकता है। फिर आप एक बार कर लीजिए, फिर उसके बाद जितना एक्टिव रहना आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और सर एक चीज़, जैसे कई सारे का ये रहता है कि जो पोस्ट मिल जाती है उसके पहले कुछ अलग ही वो रहता है, तो बदल गया, अब उसको पद मिल गया है, ऐसा कुछ भी रहता है? अब देखिए बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पद ना, मतलब ऐसा होना चाहिए आपका व्यक्तित्व कि पद को लगे कि इसको प्राप्त करके मुझे ही मतलब गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आप खुद में ऐसा नहीं कीजिए कि पद मेरे को मिल गया तो मैं खुद में इतना महान बन गया, क्योंकि पद जो है ना, कि जिनको नहीं मिला है वो भी अपने आप में महान है। 2020 में अगर मैं पोस्ट प्राप्त कर लिया तो ऐसा नहीं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, ये हूँ, जिनका नहीं भी हुआ ना वो अपने आप में बेहतर हैं। तो एक पद से किसी का व्यवहार बदल जाना, ये मैं उचित नहीं मानता। पद जो है कुछ समय के लिए है, पद हमेशा नहीं रहता है, वो एक अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है। तो जिसको पद प्राप्त नहीं हो तो क्या उसका व्यक्तित्व बेहतर नहीं है? उसका व्यक्तित्व भी बेहतर है, बस कुछ आसपास की परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वो पद प्राप्त नहीं कर सका है। तो अगर पद प्राप्त करके अगर आप खुद में इतना थोड़ा अगर वो लाते हैं, मतलब आपको विनम्र होना पड़ेगा। आप स्टूडेंट के तौर पे जितना विनम्र नहीं थे, आपको पद प्राप्त किए उतना ही विनम्र होना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके अधिकारी के तौर पे एक क्षेत्रीय स्तर पे काम कर पाएंगे। तो विनम्रता बहुत आवश्यक है, और पद प्राप्त करके तो आपको और ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा माहौल चलता है कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई क्वालिफाई नहीं हो सकता, अगर प्री निकाल लिया है
तो मेंस में रुक जाएगा, अगर मेंस निकाल लिया तो इंटरव्यू में रुक जाएगा। आपको लगता है क्या पहले ही प्रयास में ऐसा कुछ निकाल सकते हैं, कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेंटल गेम जो है ना, ये खेलना नहीं चाहिए खुद के साथ। बात ये है कि आपको क्या करना है। आप बाहर की बातें नहीं सुनिए, आप खुद की बात सुनिए, आप मेहनत कीजिए, आप अपना 100% देंगे ना तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। पहला अटैम्प्ट आप देते हैं, आपने 100% दिया है, तो पास होते हैं फेल होते हैं, आपको ये दुख नहीं होगा कि हुआ नहीं हुआ। मेरे पास ये था कि मेरे को पहले अटैम्प्ट में करना था, मैं बस ये था दिमाग में पहले अटैम्प्ट में करना है। जब मैं आया था तैयारी करने तब भी यही था, सब लोग यही कहते थे पहले अटैम्प्ट में नहीं निकलता, सब प्री का रुकता है, सबका रुकता है। फिर मेंस बोलते थे मेंस का रुकता है, बोले इंटरव्यू पहली बार में कभी किसी का हुआ है कि जो तुम्हारा होगा। तो ये सब बातें होती हैं। बात यह है खुद पे भरोसा रखना, और खुद से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है आसपास के जो लोग होते हैं ना, परिवार होते हैं, दोस्त होते हैं, वो आप पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर वो हुए ना तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, आप फिर आगे बढ़ते जाते हैं। और सिविल सर्विसेज के लिए क्या इंदौर आना ज़रूरी है क्या सर? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बात ये है, मैंने इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग के दौरान हम ये सब सिलेबसों से दूर रहते हैं, कभी भूगोल ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ते। तो मुझे ऐसा था कि मैं एक तो बहुत समय भी लग गया इंजीनियरिंग के दौरान कुछ समस्याओं के कारण, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं आया, इसलिए मैंने कोचिंग करी और नोट्स पढ़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगा। तो बात ये है कि आप खुद को फाइंड आउट, तो इसकी 3 स्टेजेस होते हैं जो मुझे याद आ गया। पहला तो खुद को समझना होता है कि हम क्या कर सकते हैं वाली चीज़। दूसरी चीज़ सिलेबस को कैसे करना है, और फिर प्लान करिए। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, फिर आप डील करते हैं हर चीज़ से। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बिना कोचिंग के कर सकता हूँ तो कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है कोचिंग की आवश्यकता है तो लीजिए, दोनों चीज़। बात ये है सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप किस राह से जा रहे हैं, आपका लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं वो ऐसा भी हुआ होगा सर कि जब लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि यार बहुत टाइम हो गया है, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, जो कि हुआ है काफ़ी टाइम से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, यार स्किप कर देना चाहिए, कुछ और देख। 2019 वालों के साथ तो बहुत लंबा चला है, 2019, 20, 21, 23 और 2019 का अभी भी रिज़ल्ट नहीं है। तो ये एक लंबी प्रोसेस थी, बहुत उतार चढ़ाव हुए लाइफ में। और कोरोना जब हुआ तो तब तो और ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले। एक स्टूडेंट के तौर पे उस चीज़ को हर कोई नहीं समझ सकता, बस एक स्टूडेंट समझ सकता है और आपके घर वाले समझ सकते हैं कि आप किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं। कि पेपर दे दिया हमने, 1 साल बाद रिज़ल्ट आ रहा है, तो उसके लिए ना मुझे ऐसा लगता है धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। आप अगर धैर्य नहीं बनाए रखेंगे तो कुछ सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप एक अधिकारी के तौर पे जब आगे जाएंगे तो जो इथिक्स में पढ़ते हैं हम हर बात, सहानुभूति, समानुभूति, धैर्य, सहनशीलता, ये सब आपके अंदर आ जाते हैं तैयारी के दौरान, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये एक तैयारी है, इस पर धैर्य ना वक्त मांगती है। और कोई भी पद जब आपको मिलता है ना, तो आप उसके जब काबिल हो जाते हैं ना, तभी वो पद मिलेगा आपको। मुझे ये खासकर लगता है, क्योंकि होता है इसमें कुछ हो सकता है, अपवाद भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप उस पद के काबिल नहीं हो जाते ना, तब तक वो पद आपको नहीं मिलता है। और किस्मत का हाथ तो होता है, मैं ये कहूँगा किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है। एक और क्वेश्चन था कि जो जैसे सामाजिक जो ये रहता दबाव आपके साथ भी हुआ, क्योंकि होता ही है कि यार वो पढ़ रहा है, यार अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया है, तो इन चीज़ों को हैंडल कैसे? सामाजिक दबाव तो होगा। बात यह है हम समाज में रह रहे, अगर हम नहीं रह रहे, बाहर रह रहे, तो हमारे माता पिता रह रहे, अब वो तो उससे दूर नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन है, आपके माता पिता, आपके भाई बहन और आपके दोस्त, यही आपके आसपास के वातावरण में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये आपको समझना होगा कि किसकी ओपिनियन हमारे लिए कितना मायने रखता है। अगर हमारे माता पिता हैं, वो हमको जब इतना मोटिवेट कर रहे हैं, तो हम उनकी बातें सुने ना, बाकी किसी और की बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है। हम किसके लिए बन रहे हैं, बाकी किसी और के लिए बन रहे हैं कि हम अपने माता पिता के लिए बन रहे हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया है। तो बस वो याद रखिए कि आप किसके लिए बनना चाह रहे हैं, आपके जो खास लोग हैं वो कौन हैं। बाकी तो दुनिया तो है, बोलती रहती है। इसके पहले यही होता है कि 9 तारीख के पहले तक ऐसा था कि कौन है दीपक, क्या है दीपक, 9 तारीख के बाद अरे दीपक क्या बात है, मतलब हमको पूर्ण विश्वास था कि तुम कर सकते हो। तो ये बातें होती है, लेकिन ऐसा है कि आप जब कुछ नहीं होते तब जो लोग साथ होते हैं ना, और जब आप सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद जो लोग साथ होते हैं, मतलब तो उनमें आपको समझ में आना चाहिए। और जो पहले साथ में थे वो आपके जीवन भर साथ में रहेंगे, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, उनकी वैल्यू को समझना चाहिए और हमेशा उनको इम्पोर्टेंस पहले ही देनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है। बस वीडियो का एंड करना चाहूँगा। बस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो लोग रुक गए हैं, मतलब 2-4 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, किसी कारणवश नहीं निकल पाए, मेहनत तो की हालांकि, या फिर जो भी नए एस्पिरेंट है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको
क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा बस ये कहना है कि आप इसीलिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आप आसपास का जो वातावरण है ना, मतलब वो सब कुछ सही नहीं बैठा सेट, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप पूरे कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है, बस आपको ना विश्वास करना होगा। खुद पे ये विश्वास कीजिए कि मैं 100% दूंगा, फिर जो भी रिज़ल्ट प्राप्त हो मेरे को, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। और हर कुछ संभव है, पहले अटैम्प्ट में भी संभव है, दूसरे में, हर किसी में। बस अपने आप पे विश्वास की रखिए, अपने अंदर ना एक आग रखिए। फेलियर के बाद जो आग होती है ना, उसको ना फ्यूल बनाइए आगे जाने के लिए, तो वो आगे तक आपको ले जाएगा और सफलता प्राप्त होगी। आप निराश मत होइए, आप मिल जाएगी। देर है बट अंधेर नहीं है, वो वाली चीज़ होती है। और सफलता वक्त मांगती है, इस बात का भी ध्यान रखिए, और एक ना एक दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी को मैं बस शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सब सफल हो जाएंगे। बस खुद पे विश्वास रखें और अपने माता पिता को पर हमेशा बात करें उनसे, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त, ऊपर वाले का हमेशा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय हो, किसी भी प्रकार का सुझाव हो कि हमें इस टाइप से भी प्रश्न पूछना चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम उनको भी कवर दे सकते हैं। और एक और बार सर को अग्रिम बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा, उन्होंने क्योंकि उनका कीमती वक्त निकाल कर आपके समक्ष और हमसे मिलने के लिए वो प्रस्तुत हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।